वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल डॉक्टर सुमित एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन। मैं आपके लिए, आप पता है आपको कि मैं आपके लिए छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूँ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको पता होगा कि जैसे कि फाइनल एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आपके इकोनॉमिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वो टॉपिक एग्ज़ाम में आने ही हैं। तो उसी सीरीज़ में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। इस टॉपिक का नाम है एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप्स। एग्ज़ाम में रिलेशनशिप जो एग्जामिनर है वो देते ही देते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जो आपने सीखा है, आपका जो आईक्यू लेवल है, उसको टेस्ट करना चाहते हैं। तो रिलेशनशिप एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। यदि आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो इस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और मैं इस टॉपिक को आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो इस टॉपिक को ज़रूर आप सीखिएगा। तो चलिए सीखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, मीनिंग एंड देयर रिलेशनशिप। फर्स्ट टॉपिक आपके में आ रहा है। जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, वो आपसे कह रहा है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जब भी प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को करने के लिए, जो प्रोड्यूसर होता है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। कोई भी प्रोड्यूसर होता है, जैसे मान लीजिए प्रोड्यूसर है और वो क्या करना चाह रहा है, प्रोडक्शन करना चाह रहा है। प्रोडक्शन करने के लिए जब भी हम शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन क्या होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड इन विच वन फैक्टर इज फिक्स्ड एंड वन फैक्टर इज वेरिएबल, प्रोड्यूसर कैन नॉट चेंज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो अपने स्केल को चेंज नहीं करता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर, और उसके पास एक फैक्टर क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और दूसरा फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल। तो जब वो फिक्स फैक्टर हायर करता है या परचेज करता है तो उसकी कॉस्ट आती है, इसको हम वो क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। उसको क्या बोला जाता है, उसको फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। जब भी प्रोड्यूसर कोई फिक्स फैक्टर, जैसे फिक्स फैक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, लैंड, लेबर, सॉरी लेबर नहीं, ग्लोबल चला गया, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड और आपका मशीनरी, लैंड मशीनरी, ये कौन से फैक्टर हैं, फिक्स फैक्टर है किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए, क्योंकि शॉर्ट रन पीरियड में या शॉर्ट पीरियड में वो इनको, इन फैक्टर्स को चेंज नहीं कर सकता। तो जब प्रोड्यूसर फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता है तो क्या होते हैं, फिक्स्ड। तो इन पे जो कॉस्ट आती है वो भी क्या आती है, फिक्स्ड कॉस्ट उसको हम बोलते हैं, क्योंकि इसका मतलब हो गया कि आप प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो, आपकी कॉस्ट वही रहेगी जो प्रोडक्शन में आ रही है। जैसे मान लीजिए आप लैंड आपने रेंट पे ली है, तो लैंड का जो रेंट जा रहा है वो जा रहा है 10 रुपीज़। तो रेंट कितना बताया, रेंट जैसे 10 रुपये वो देगा। अच्छा, अब उसके बाद जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जैसे बताया मैंने, वो फिक्स रहती है, उसमें कोई भी चेंज उसमें नहीं आता है। फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, वो क्या रहती है, बिल्कुल कांस्टेंट रहती है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आता, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो जब हम फिक्स कॉस्ट हमारी आ जाती है, जैसे कांस्टेंट है फिक्स कॉस्ट हमारी, तो जब हम उससे क्या निकालते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट, मतलब एक यूनिट पर आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि 10 रुपीज़ हमारा फिक्स है, फिक्स कॉस्ट जो फिक्स है 10 रुपीज़, तो पर यूनिट इसको हम निकालेंगे तो वो कितनी आएगी। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होता है, पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, कि एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट का खर्चा कितना आ रहा है। तो देखिए, जब हमारी आउटपुट कितना है, जब हमारा आउटपुट कितना है, 0 है, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, 10। तो यदि इसको हम पर यूनिट निकालेंगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो जब हम यूनिट 1 प्रोड्यूस करते हैं और हमारा जो फिक्स कॉस्ट है कितनी आ रही है, 10, मतलब एक यूनिट पर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट भी 10 है और पर यूनिट भी कितनी आएगी, वो भी 10 ही आएगी। अब जो फिक्स कॉस्ट है 2 यूनिट पे कितनी आ रही है, 10 रुपीज़, तो पर यूनिट कितनी आएगी, 10/2,
5 रुपीज़। ऐसे 10 डिवाइडेड बाई 3 और 10 डिवाइडेड बाय 4 2.5 और 10 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आ जाएगी? एवरेज फिक्स कॉस्ट 2 रुपीज़ हमारी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? तब पर यूनिट फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज एवरेज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो जो फिक्स कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट रहती है और जो हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो क्या क्या होती जाएगी? जैसे जैसे प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा होता जाएगा हमारी फिक्स कॉस्ट क्या होती जाएगी? वो कम होती जाएगी। जैसे पहले इनफाइनाइट थी, फिर 10, फिर 5, फिर 3.3, फिर 2.5 और फिर लास्ट में 2। तो इसकी डेफिनेशन में एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? विद एन इंक्रीज इन द आउटपुट एवरेज फिक्स कॉस्ट फॉल्स, इट इज़ बिकॉज द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम एट ऑल लेवल आउटपुट। कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, हमारी एएफसी क्या होती जाएगी? फॉल्स होती जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि द टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द सेम, क्यों फिक्स कॉस्ट क्या हमारी सेम है और सारे आउटपुट लेवल्स पर। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा हमारी एएफसी क्या होती जाएगी? डाउन होती चली जाएगी। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है देखते हैं। इसके बाद आएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व, कि आप फिक्स कॉस्ट का कर्व कैसे बनाएंगे। देखिए, जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व बनाएंगे तो देखिए आपको पता था कि जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट है वो क्या होती है? कांस्टेंट। जब फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। और जब एएफसी निकालते हैं तो एएफसी पर यूनिट क्या होती जाती है? डाउन होती चली जाती है। जैसे जैसे आपका आउटपुट लेवल्स इंक्रीज होगा वैसे वैसे एएफसी क्या होती जाएगी? डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, तो जब आप एएफसी को शेड्यूल बना के प्लॉट करते हैं किस पे? ग्राफ पे, तो वो इस तरह से कोई शेप ले लेगा। इसको बोलते, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दूसरा क्या है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्यों लेता है? कि स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पर जब आप एएफसी कैलकुलेट करते हैं तो एएफसी बहुत जल्दी से क्या होता है? कम होता है और उसके बाद धीरे 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 वो कम होता रहता है, लेकिन वो कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा, क्योंकि एएफसी कभी भी क्या नहीं होता? जीरो नहीं होता। वो जीरो नहीं होता है। ठीक है, जीरो ना होने का मतलब क्या है? कि एएफसी कम तो होता जाएगा लेकिन कभी भी वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ पॉइंट में आपका आंसर आता रहेगा, भले वो आंसर 0.0009 क्यों ना हो। तो एएफसी क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा, लेकिन वो कभी भी जीरो नहीं होता, जिसकी वजह से वो वाई को टच नहीं करता, वाई और एक्स को टच नहीं कर पाता है, और आपका आउटपुट क्या होता जाता है? बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से कभी भी वो एक्स को या वाई एक्सेस को टच नहीं करेगा। क्लियर है? तो एएफसी कर्व क्या होता है? डज नॉट टचेस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एएफसी इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड हेंस अप्रोचेस बोथ द एक्सिस। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको एएफसी। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके में आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल क्या कॉस्ट क्या होती है? जब आप टीवीसी निकाल लेते हैं, टीवीसी निकाल लेते हैं तो टीवीसी को जब डिवाइड करते हैं किससे? आउटपुट लेवल से, तो क्या निकल के आता है? आपका एबीसी निकल कर आता है। अब देखिए, अब एबीसी का एक नेचर होता है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये डिपेंड करती है किस पर? प्रोडक्शन पर। ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन पर। प्रोडक्शन के कम या ज़्यादा होने से जो एबीसी और जो वीसी है वो क्या होंगी? इफेक्टेड होंगी। एबीसी और एबीसी क्या होंगी? इफेक्टेड होंगी। जबकि जो आपका टीएफसी था और जो एएफसी था, ठीक है ना, तो टीएफसी कभी भी प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं होता। ये क्या रहता है? कांस्टेंट, चाहे प्रोडक्शन करो चाहे प्रोडक्शन मत करो। और एएफसी क्या होता है? जैसे से आपका जो आउटपुट है वो क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा, आपका एएफसी क्या होता जाएगा? डाउन होता चला जाएगा। मतलब आउटपुट के इंक्रीज होने से, आउटपुट के इंक्रीज होने से एएफसी क्या होता है? फॉल्स होता है। ठीक है, तो टीएफसी कांस्टेंट रहता है और एएफसी आउटपुट के इंक्रीज होने से फॉल्स होता है। लेकिन जो आपका टीवीसी है ये फुली डिपेंड होता है किस पर? प्रोडक्शन पर। डिपेंड ऑन प्रोडक्शन। जो टीवीसी है वो डिपेंड होता है किसके? प्रोडक्शन के। ठीक है, तो आपने अभी लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन
ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट अभी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसकी वीडियो आप एक बार देख लेना, देखी नहीं है तो मैंने बताया था इसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं, प्रोडक्शन की 3 स्टेजेस होती हैं। इनिशियल लेवल पर यदि बात करें, इनिशियल लेवल पर जो आपका प्रोडक्शन होता है क्या होता है, राइज होता है। मतलब जो टीपी होगा, टोटल प्रोडक्शन, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। कौन सी रेट से इंक्रीज होता है, इंक्रीजिंग रेट से। इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो जो आपका फर्स्ट स्टेज थी, स्टेज 1, इसको साफ साफ लिख देता हूँ, स्टेज 1, उसमें टीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, इंक्रीज एट रेट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। और जो स्टेज 2 होती है, स्टेज टू पे क्या होता है, टीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है, कैसी रेट से, एट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका टीपी फॉल्स हो जाता है, ठीक है, टीपी फॉल्स हो जाता है। तो उसको याद रखिएगा, 3 स्टेजेस होती हैं। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन इनिशियल लेवल पर, और उसके बाद जो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल आता है, आपका जो प्रोडक्शन है अप डाउन होता है। तो टीवीसी पूरी तरह से डिपेंड होता है किस पर, प्रोडक्शन पर। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, वैसे वैसी आपकी जो कॉस्ट है वो भी रिएक्ट करेगी, ठीक है। अब कैसे करती है, आपको पता है कि इनिशियल लेवल पर जो आपका टीपी है क्या होता है, इंक्रीज। तो जो टीवीसी है, कॉस्ट क्या आएंगी, कॉस्ट कम रेट से क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ये देखिए यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ से 0 से 5 इंक्रीज हुआ, उसके बाद कॉस्ट खाली कितनी इंक्रीज हुई है, 3 इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इनिशियल लेवल पर जो आपकी कॉस्ट है वो क्या होंगी, डिक्रीज रेट से। कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से क्या होंगी, राइज होंगी। डिक्रीजिंग रेट से क्या होंगी, वो राइज होंगी। क्या, कॉस्ट को, क्योंकि आपका जो प्रोडक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से राइज हो रहा है। तो कॉस्ट क्या आएंगी, कम आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मालूम है सेकंड स्टेज में आपका जो प्रोडक्शन है इंक्रीज होता है, कौन सी रेट से, डिक्रीजिंग रेट से। तो आपका प्रोडक्शन, जो आपकी कॉस्ट है वो क्या होंगी, इंक्रीजिंग रेट से राइज होंगी। इंक्रीजिंग रेट से आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होंगी, राइज होंगी, ठीक है। और थर्ड स्टेज में आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी क्या होंगी, इंक्रीजिंग रेट से राइज होना शुरू हो जाएंगी। जो आपकी कॉस्ट है इंक्रीजिंग रेट से राइज होना शुरू हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा कि जैसे जैसे प्रोडक्शन क्या होता है, राइज होता है, आपकी कॉस्ट क्या होती है, इंक्रीज होंगी। लेकिन कौन सी रेट से इंक्रीज होंगी, डिक्रीजिंग रेट से। इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। उसके जैसे ही दूसरे सेकंड स्टेज में आपका प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से होता है स्टार्ट, और ये जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मत भूलिएगा। तो आप जब टीवीसी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, टीवीसी, तो जैसे 0 से 5 हुआ, तो आपकी जो रेट होंगी बढ़ने की वो क्या होंगी, कम होंगी। देखिए कितने कितने से बढ़ा है, खाली 3 से, ओनली 3 बढ़ा है, ठीक है। यहाँ 5 था, ओनली 3 यहाँ पर डिफरेंस आया है। उसके बाद 4, उसके देखिए कितना जल्दी प्रोडक्शन क्या हुआ है आपका, सॉरी कॉस्ट क्या हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। 12 से सीधे 8, 12 to 8 आपकी कॉस्ट राइज हुई है। वो किसकी वजह से हुई है, प्रोडक्शन आपका वहाँ पर कम हो रहा है। फिर यहाँ पे 20 to 30 प्रोडक्शन कम होने की वजह से आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अब बात ये आती है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, फिर भी कॉस्ट ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि आपकी जो लेबर है, आपकी लेबर इंक्रीज़ हो रही है, आपकी लेबर इंक्रीज़ हो रही है, और लेबर फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रही, जिस वजह से कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो जब आप टीवीसी निकाल लेते हैं, तो टीवीसी में आप डिवाइड किसका करते हैं, आउटपुट का डिवाइड करते हैं। तो आपका क्या निकल के आया था, एवीसी, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो जीरो, जहाँ पर 0 डिवाइड बाई 0, ठीक है। उसके बाद डैश लगा दिया हमने पहले में। तो फिर 5 डिवाइड बाई 1, 5, 8 डिवाइड बाई 4, सॉरी 8 डिवाइड बाई 2, 4, 12 डिवाइडेड बाई 3, 4, 20 डिवाइडेड बाई 4, 5, और 30 डिवाइडेड बाई 5, 6। क्लियर है। तो इस तरह से आपने क्या निकाल ली, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी हमने, द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इनिशियली एवीसी फॉल्स, इनिशियली एवीसी क्या होता है, फॉल्स होता है। देखिए फॉल्स हो रहा है, 5 से 4 रह गया, क्यों होता है, क्योंकि विद एन इंक्रीज ऑफ आउटपुट, आपका आउटपुट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वंस द आउटपुट इंक्रीज टिल द ऑप्टिमल लेवल, जब जब आपका आउटपुट
इंक्रीज हो चुका है कहाँ तक, ऑप्टिमम लेवल तक। उसके बाद आपकी एबीसी क्या हो जाएगी, स्टार्ट टू राइज। जब आपका प्रोडक्शन कम होना शुरू होता है तो आपकी जो एबीसी है बढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए बढ़ना शुरू हो गई है, 4 5 6, 4 5 6 बढ़ना शुरू हो गई है। तो आपको एबीसी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब इसका कर्व देख लेते हैं एक बार, कर्व कैसे बनेगा। एबीसी कर्व देखिए, एबीसी कर्व कैसे बनाया हमने। एबीसी कर्व का आप देख रहे होंगे शेप, यू शेप है। ये यू शेप क्यों है, क्योंकि इनिशियल लेवल पर आपका जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, राइज होता है। जो प्रोडक्शन है वो क्या होता है, राइज। प्रोडक्शन राइज होने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। देखिए कॉस्ट डाउन हो रही है, कर्व डाउन हो रहा है, आपका कर्व डाउन हो रहा है। और जैसे जैसे आपका सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं आप, तो प्रोडक्शन क्या होने लगता है, प्रोडक्शन कम रेट से इंक्रीज होता है, मतलब प्रोडक्शन डिक्रीज ही होता है। तो कॉस्ट क्या होने लगेंगी, कॉस्ट आपकी बढ़ना शुरू हो जाएंगी। देखिए कॉस्ट बढ़ रही है यहाँ से, इस लेवल से इसके लेवल के बाद कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई है। तो इसलिए एबीसी हमारा क्या होता है, यू शेप में होता है। ये आपको कॉस्ट लिखना पड़ेगा। एबीसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। देखिए ये आपने लिख दिया। इसी चीज़ के मार्क्स होते हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं। यदि कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं आप अपनी थ्योरी में, तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे। कीवर्ड्स का यूज़ करिएगा, जिससे आपको पता लग, एग्जामिनर को जो कॉपी चेक कर रहा है वो उनको पता लगता है कि आपको नॉलेज है कि ये किस वजह से रिएक्शन हो रहा है। तो एबीसी कर्व इज अ यू शेप्ड कर्व बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इन द बिगिनिंग the ABC curve falls because of the increasing returns to a factor with better utilization of fixed factor and variable factors। और उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद क्या होता है, एंड देयर आफ्टर, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, इट स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल आउटपुट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। अब देखिए डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर का मतलब क्या है, कि जैसे ही आपके डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट होते हैं वैसे वैसे आपकी कॉस्ट क्या होने शुरू हो जाती है, राइज होना शुरू हो जाती है। मतलब आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, कि जब आपका प्रोडक्शन बिल्कुल कैपेसिटी खत्म हो चुकी है फिक्स फैक्टर की, अब वो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होने लगता है, प्रोडक्शन डाउन होने लगता है। मतलब इंक्रीज तो होगा लेकिन कौन सी रेट से इंक्रीज होगा, डाउन रेट से। और एक टाइम तो ऐसा आ जाएगा कि आपका जो रिटर्न्स है वो क्या हो जाएगा, मतलब आपका जो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो लेकिन आपकी जो लेबर है किस पे, फिक्स फैक्टर पे, वो तो राइज हो रही है ना। जब तक आपकी लेबर राइज होती जाएगी आपकी कॉस्ट क्या होती जाएंगी, बढ़ना बढ़ती रहेंगी वो। और प्रोडक्शन क्या होने लगेगा, प्रोडक्शन या तो डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगा या फिर आपका प्रोडक्शन फॉल्स हो जाएगा। तो आपकी जो कॉस्ट है एक टाइम के बाद कम होंगी, उसके बाद आपकी कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो एंड आफ्टर, इसका मतलब वही है, एंड आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, मतलब ऑप्टिमम आउटपुट लेवल, इट स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल आउटपुट। आपकी कॉस्ट क्या होने लगेंगी, इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल आउटपुट। उसी को हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ठीक है, बात समझ में आ गई हो कि आपको। एक बार मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि देखिए आपको दो बातों का ध्यान रखना है इन द बिगिनिंग, इनिशियल लेवल पर एबीसी कर्व क्या होता है, फॉल्स। एबीसी कर्व क्या होता है, फॉल्स। इसकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर की वजह से। एक पॉइंट तो याद कर लीजिए, इन द बिगिनिंग एबीसी कर्व क्या होता है, फॉल्स होता है, किसकी वजह से, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और दूसरा पॉइंट एक याद कर लीजिए, ये वाला आपके दो पॉइंट याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है आपको, दूसरा पॉइंट लिखना है इट स्टार्ट्स ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल आउटपुट। मतलब आपकी जो कॉस्ट है क्या होगी, राइज होगी, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो इन दो पॉइंटों को याद कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से। पहला तो हो गया इन द बिगिनिंग, और दूसरा कर लीजिए बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। एक इंक्रीजिंग रिटर्न्स की वजह से आपकी कॉस्ट कम होती है और डिमिनिशिंग रिटर्न्स की फैक्टर की वजह से आपकी कॉस्ट राइज होती है। इन दो पॉइंटों को याद कर लीजिए, आपके एग्जाम आपको अच्छा मार्क्स देंगे जब आप एबीसी कर्व के बारे में लिख रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक भी मिलता जुलता है, आपका आ रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का
सम होता है, जब आप एवरेज टोटल कॉस्ट निकालेंगे तो एएफसी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, आपका एवीसी निकल के आ जाएगा। ये तो इजी टॉपिक है। द पर यूनिट टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन एज एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। इसके बारे में और लिखेंगे, सम ऑफ एएफसी एंड एवीसी इज बिकम एसी। एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल्स। एवरेज कॉस्ट क्या होती है, इनिशियली फॉल होती है, किसकी वजह से, आपको पता है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से विद इन इंक्रीज इन आउटपुट। वंस द आउटपुट इंक्रीज टिल द ऑप्टिमम लेवल द एवरेज कॉस्ट स्टार्ट्स टू राइज। और उसके एक टाइम के बाद फिर क्या होना शुरू कर देती है, वो राइज होना शुरू हो जाता है, जैसे दिख रहा होगा 7.3 फिर 7.5 ऑफ रेट। ठीक है, निकल के कैसे आई है, एएफसी और एवीसी को ऐड करके, या फिर जब आप टीसी निकाल लेंगे, टीसी जब निकालेंगे आप टीएफसी प्लस टीवीसी को ऐड करके, जब टीसी आ जाता है तो उसमें आप आउटपुट का डिवाइड कर देते हैं, तो अभी आप एसी निकाल सकते हैं। लेकिन जो कीवर्ड्स हैं वो ध्यान रखिएगा कि एवरेज कॉस्ट इनिशियली फॉल्स होती है, किसकी वजह से, इंक्रीज इन आउटपुट की वजह से। उसके बाद जब आउटपुट आपका बढ़ चुका होता है ऑप्टिमम लेवल तक, उसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या होती है, स्टार्ट टू राइज। इसका कर्व देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक आपके में आ रहा है एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व, एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए एवरेज कॉस्ट कर्व क्या होता है, आपको पता होगा कि जब आप एटीसी का डिवाइड करते हैं किस में, उसके आउटपुट में, तो आपका एसीसी निकल के आता है, ये आपने सीख लिया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता होगा कि जो एसीसी है डाउन होता है, जो कॉस्ट है आपकी एसी वो डाउन क्यों होती है, क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल लेवल पर आपको रिटर्न्स कैसे मिलते हैं, आपको रिटर्न्स मिलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। तो जब आपका प्रोडक्शन राइज हो रहा होगा इनिशियल लेवल पर, तो आपकी कॉस्ट क्या होंगी, आपकी कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी कॉस्ट क्या होंगी, कम होना शुरू हो जाएंगी। और जैसे जैसे आप ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाते हैं, आपका प्रोडक्शन क्या होने लगता है, कम रेट से इंक्रीज होने लगता है, या फिर फॉल्स हो जाएगा प्रोडक्शन आपका। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से आपकी कॉस्ट क्या है, क्या होने लगेंगी, राइज होने लगेगी, क्योंकि लेबर तो बढ़ ही रही है ना, उसके वजह से कॉस्ट क्या होने लगेगी, आपकी राइज होने लगेगी। तो वो लिखा हुआ है, द एसी कर्व इज अ यू शेप्ड, इनिशियली एसीसी फॉल्स विद एन इंक्रीज इन आउटपुट, वंस द आउटपुट इंक्रीजेस टिल द ऑप्टिमम लेवल इट स्टार्ट टू राइज। आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियल लेवल में जब प्रोडक्शन आपका इंक्रीज होता है तो आपकी कॉस्ट कम होती है, और उसके बाद आपका प्रोडक्शन जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स से चलता है, मतलब इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट से, या फिर फॉल्स हो जाता है, तो आपकी कॉस्ट क्या होने लगती है, राइज होने लगती हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपके में, नेक्स्ट टॉपिक है आपके में मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट डिफरेंस ऑफ टीसी या चेंज ऑफ टीसी बोल सकते हैं, या फिर चेंज ऑफ टीवीसी। टीवीसी जिस रेट से चेंज हो रहा है वही उसी चेंज से आपका टीसी क्या होता है, चेंज होता है, सेम। देखिए टीवीसी और टीसी का डिफरेंस सेम होता है। देखिए यहाँ पे कितना चेंज हुआ, 5, 3, 4, 8 और 10। सेम देखिए यहाँ पर 5, 3, 4, 8 और 10। तो देखिए आपका टीवीसी का डिफरेंस, मतलब चेंज इन टीवीसी और चेंज इन टीसी दोनों क्या है, सेम है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। कैसे कि एडिशनल आपके आउटपुट होने से जो चेंज आता है टीवीसी में और टीसी में, उसी को बोला जाता है मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट का रिएक्शन जो होता है वो सिंपली प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है, जैसे आप सीखते हुए आ रहे हैं कि जब आपके पास इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो जाते हैं, आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होना शुरू हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। देखिए कैसे, ये देखिए यहाँ पर जो डिफरेंस है, ये हमने टोटल कॉस्ट से निकाला है, क्या हो रही है, वो फॉल्स हो रही है, दिख रहा है 5, 3। ठीक है, और जैसे जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाते हैं, आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, 3, 4, 8 और 10। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो भी क्या बनता है, यू शेप में बनता है। किस वजह से बनता है, ये आपको पता है,
इनिशियल लेवल में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं प्रोडक्शन के, तो आपकी कॉस्ट फॉल्स होगी, और उसके बाद जैसे ही डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू होता है आपकी मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। ये देखिए, marginal cost is the change in total production cost that comes from making or producing one more unit। जैसे ही आप एक यूनिट ज़्यादा बनाते हैं तो जैसी कॉस्ट में जो चेंज आता है वो क्या कहलाती है, आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है MCN इज इक्वल टू TCN माइनस TCN माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट्स इज ₹400 एंड द टोटल कॉस्ट प्रोड्यूसिंग 300, तो 3 यूनिट पे जो कॉस्ट आ रही है 600 आ रही है, और 2 यूनिट्स पे कितनी आ रही है कॉस्ट 400, तो MC कितना बनेगा आपका मार्जिनल कॉस्ट 200 बनेगा डिफरेंस। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो बनेगा कर्व, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। देखते हैं कैसे बनाएंगे आप। सेम मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी आपका यू शेप में होता है। यू शेप में क्यों, ये आपको बहुत अच्छी तरह सीख गए होंगे अब तो चैप्टर में आप। यू शेप इसलिए होता है कि इनिशियल लेवल में आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, और जैसे जैसे आपका डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होते हैं मार्जिनल कॉस्ट राइज होना शुरू हो जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज अ यू शेप कर्व बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ वेरियल प्रोपोर्शंस। इन द बिगिनिंग द यूनिट्स ऑफ द वेरियल फैक्टर आर एम्प्लॉयड अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फैक्टर्स yielding इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर एंड रिड्यूसिंग मार्जिनल कॉस्ट। आपको पता लग गया कि इन द बिगनिंग, इसको रफ कर देते हैं। इन द बिगनिंग क्या होता है, आपका जो वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड होने की वजह से, मतलब लेबर ज़्यादा होने की वजह से, और आपका जो रिटर्न्स होते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या होने लगती है, डाउन होने लगती है इनिशियल लेवल पे। तो जैसे ही आप कहाँ पहुँचते हैं, सेकंड स्टेज में, कौन से रिटर्न्स होते हैं जिसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट होते हैं। जैसे डिमिनिशिंग रिटर्न्स स्टार्ट होते हैं आपका जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो क्या होने लगेगा, राइज होने लगेगा। किसकी वजह से, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर की वजह से। तो MC स्टार्ट ऑन इंक्रीजिंग विद एवरी एडिशनल आउटपुट बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बात समझ में आ गई होगी। जैसे जैसे आपके आउटपुट कम होगा या फिर इंक्रीज होगा डिक्रीजिंग रेट से, आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, राइज होना शुरू हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो यहाँ पर आपके AFC, ABC, मार्जिनल कॉस्ट और AC आपका टॉपिक खत्म हो गए हैं। अब सीखते हैं रिलेशनशिप, जो एग्जाम में आने वाला है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको बिल्कुल आप समझिएगा, बहुत सीख के और अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार करके जाइएगा, और एग्जाम में ये टॉपिक मिल जाता है ज़्यादातर देखने को। ठीक है, अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, इसको कैसे सीखेंगे। ये देखिए, जब आप एग्जाम में आउटपुट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और ये फेसेस, ये 4 कॉलम आप बना लीजिएगा, 5 कॉलम। तो 5 कॉलम बनाने के बाद आप सबसे पहले निकालिएगा मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट सबसे पहले निकालिएगा, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट की हेल्प से टोटल कॉस्ट, और उसके बाद एवरेज कॉस्ट आप डिवाइड करके निकाल लीजिएगा। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालेंगे आप, पहला कॉलम डैश कर दीजिएगा, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट उस टाइम आउटपुट क्या हुआ 0, तो मार्जिनल कॉस्ट डैश कर दीजिएगा। फिर मार्जिनल कॉस्ट 10, उसके बाद क्या होती है आपको मालूम है, मार्जिनल कॉस्ट कम होती है 2, उसके बाद राइज होना शुरू हो जाती है 5, 9, 14। क्लियर है। तो इसमें इसको अब जब आप ऐड करेंगे तो आपकी निकल के आती है वेरिएबल कॉस्ट। जब आप मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट निकल के आती है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 10 का 10। तो आप अपने माइंड में एक फिगर रख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने फिगर रख ली फिक्स्ड कॉस्ट के लिए 10। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 10 में 10 ऐड किया ये वाला, तो क्या बने आपके 20। 10 तो आपका फिक्स है क्योंकि 0 पे भी आएगा ही आएगा, इसलिए आपने 10 से स्टार्ट किया है, क्योंकि आउटपुट जब 0 होगा तब भी फिक्स कॉस्ट आ रही होगी, इसलिए आपने 10 से स्टार्ट किया TC को। तो 10 में जब आपने ऐड किया फिक्स कॉस्ट तो कितना आया 20। 10 में 2 ऐड किया, कितना हो गया 12। फिक्स कॉस्ट ऐड किया, कितना आ गया 22। उसके बाद 12 में ऐड किया 5, 5 में ऐड किया 10, 17 और 10 27। 17 में ऐड किया 9, 26, 26 में 10 ऐड किया 36, और उसके बाद आपने ऐड किया 14। ठीक है, तो कितना हो गया था 10, 12, 17, 9, 26 और 26 और 14, ये आपका हो गया 40। 40 में 10 ऐड किया, कितना आ गया 50। इसको एक बार सीख लीजिए क्योंकि ये बहुत आप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले आप 5 कॉलम कर लेंगे, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे। कैसे आपको पता है, पहले डैश कर देंगे, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट स्टार्ट होती है पहले। इफ कोई भी फिगर ले लीजिए आपकी जो मर्जी हो, 10 से मैंने स्टार्ट किया, आप 10, 5, 6, 2 कुछ भी ले लीजिए। उसके बाद आपका जब मार्जिनल कॉस्ट है
कम हो जाएगा। तो आपने मान लो 6 लिया है तो क्या लिखेंगे उसके बाद 4, उसके बाद इससे बढ़ाना शुरू कर देंगे 6, 8, ठीक है 9। इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी फिगर ले सकते हैं, लेकिन पहले क्या होगी वो कम होगी, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप जब उसको ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है, वेरिएबल कॉस्ट निकल के आता है। जैसे 10 आ गया, फिर उसके बाद 12 में 5 ऐड किया 17, 17 9 ऐड किया 26, और 26 14 ऐड किया, आपका कितना आ गया 40। ये फिगर एफ की बना लेंगे आप, इसको 10 10 कर दीजिएगा सब में, ठीक है। तो जब आप टीसी बना रहे होंगे, टीसी निकाल रहे होंगे, तो टीसी की पहली फिगर क्या होती है, 10 से स्टार्ट होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट 10 है, जीरो आउटपुट पे भी 10 आएगा। बस अब हमें क्या करना है, वीसी को और एफसी को ऐड करना है। 10 और 10 20, 12 और 10 22, 17 और 10 27, 26 और 10 36, और 40 और 10 50, आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ गया। क्लियर है। जब आप टोटल कॉस्ट में डिवाइड दे देते हैं आउटपुट का, तो आपका एसी निकल के आ जाता है। पहला डैश कर दिया, फिर 20 डिवाइड बाई 1 20, 22 डिवाइड बाई 2 11, 27 डिवाइडेड बाई 3 9, 36 डिवाइड बाई 4 9, 50 डिवाइड बाई 5 10। इस तरह से आपका एवरेज कॉस्ट भी निकल के आ गया। अब थोड़ा सा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए कि इनिशियल लेवल पर जो आपका एवरेज कॉस्ट है वो ग्रेटर है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। आपका जो एवरेज कॉस्ट है ग्रेटर है किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। उसके बाद एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, देखिए डाउन हो गई, फॉल हो गई, नहीं हो गई, फॉल हो गई। और जो मार्जिनल कॉस्ट जब तक फॉल हो रही है 20 11 9, देखिए फॉल हो रही है, 3 टाइम्स फॉल हुई है। तो जब आपका एवरेज कॉस्ट क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, तो कौन सा ग्रेटर है, आपका एवरेज कॉस्ट ग्रेटर है, ठीक है। तो जब आपकी एसी क्या होती है, फॉल्स होती है, जब आपका एसी क्या होती है, एवरेज कॉस्ट फॉल्स होती है, तो क्या होती है, वो ग्रेटर होती है। एसी क्या होता है, ग्रेटर किससे, मार्जिनल कॉस्ट से। और जैसे से आपका जो एसी है क्या हो था, कांस्टेंट रुक गया। देखिए यहाँ पर आपका एसी क्या है, मिनिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, और क्या है, इक्वल है किसके, एमसी के। तो जब आपका एसी क्या होता है, आपका मिनिमम हो जाता है, उसके बाद क्या नहीं होगा, वो फॉल नहीं होगा। तो जब आपका एसी मिनिमम हो जाता है तो किसके इक्वल हो जाता है, वो एमसी के इक्वल हो जाता है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एमसी व्हेन एसी इज मिनिमम। और जैसे ही आपका एसी राइज होना शुरू होता है, वो क्या हो जाता है, एमसी ग्रेटर होना शुरू हो जाता है। एमसी क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो ये 3 रिलेशन आप बिल्कुल याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे आप, आपको मालूम है 3 रिलेशन होते हैं, तो फर्स्ट सेकंड 3 पॉइंट आप लिख लेंगे। 3 पॉइंट्स लिखने के बाद ये देखिए आपको क्या लिखना है, एसी फॉल्स, सबसे लिखेंगे एसी फॉल्स, एसी कांस्टेंट, एसी राइज। यहाँ पे राइज वर्ड का यूज कर सकते हैं, एसी फॉल्स, एसी कांस्टेंट, एसी राइज। जब आपका एवरेज कॉस्ट क्या होता है, फॉल्स होता है, तो क्या ग्रेटर होता है, आपका एवरेज कॉस्ट ग्रेटर होता है। तो व्हेन एमसी इज लेस देन एसी, एसी फॉल्स। तो क्या लिखेंगे, एमसी क्या है, लेस देन है किससे, एसी से। पहला पॉइंट बन गया आपका। दूसरा, एसी जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट वर्ड यूज किया है, तो एमसी इज इक्वल टू एसी। और लास्ट में लिख देंगे एसी राइज है, तो एमसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। एमसी क्या हो जाएगा, ग्रेटर किसके, एसी के। तो ये 3 पॉइंट आपको आई होप याद हो गए होंगे अच्छी तरह से। तो देखिए अब बनाना है कर्व। आपको मालूम है स्टार्टिंग में एसी क्या होता है, ग्रेटर होता है, और एमसी कम होता है स्टार्टिंग स्टेज में। तो जब आप कर्व बना रहे होंगे तो कर्व को कैसे बनाएंगे, ये देखिए इस कर्व बना लेते हैं। यहाँ पर या वाई एक्सिस हो गया, या एक्सिस हो गया, या ओरिजन हो गया। यहाँ पे लिख देंगे एम सी ऑब्लिक ए सी, और यहाँ पे लिख देंगे नीचे आउटपुट। यहाँ पे नीचे आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है ए सी ज़्यादा होता है, एम सी कम होता है इनिशियल स्टेज में। तो देखिए ए सी को बनाएंगे ऊपर से, क्योंकि ए सी क्या होता है, ग्रेटर, और एम सी को बनाएंगे नीचे से इस तरह से। ये हो गया एम सी, क्लियर, ये हो गया कट पॉइंट। यहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं, तो इस तरह से आप कर्व बना लेंगे। कर्व को एक बार और देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत बनाने को आएगा एग्जाम में। तो ए सी स्टार्ट करेंगे ऊपर से, क्योंकि ए सी ग्रेटर होता है इनिशियल स्टेज पर, और एम सी कम होता है, एम सी को बनाएंगे नीचे से। ये हो गया एम सी, और ये हो गया आपका ए सी। वहाँ पे एक्स लिख देंगे, या वाई, या ए सी ऑब्लिक एम सी, यहाँ पे नीचे आउटपुट, यहाँ पे ओरिजिन। क्लियर है। इस तरह से आप कर्व बना लेंगे। दोनों यू शेप में होते हैं, पता ही है, और ये 3 रिलेशन आप लिख ही देंगे, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको टॉपिक, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत जरूरी टॉपिक है, या बिल्कुल पढ़ के जाइएगा, एग्ज़ाम में ये टॉपिक मिल जाता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स जितने भी 11th क्लास में हैं उनको सबको ये वीडियो शेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
यदि आपको सीख रहे हैं नया तो आपको अपने फ्रेंड से भी शेयर करना चाहिए, जिससे वो भी सीख सकें। आगे जो वीडियो मैं आपके लिए ऐसी लाता रहूँगा, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।